हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दाबाया वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गया है आप लोगों के लिए जो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान में, जो हमारा चैप्टर चल रहा था जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में आपका ये जो है लेक्चर रहने वाला था कि आपने जो डायग्राम देख लिया होगा न्यूट्रॉन की संरचना का। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की संरचना जब आप पढ़ते हो जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम में आपका एक टॉपिक मिलता है, लास्ट जो प्रक्रम रहता है उत्सर्जन, उसका टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से कि आपने अभी तक मेरे चैनल को मतलब अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द भाई वाला को, तो प्लीज जा करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ही जाएं। ठीक, स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। तो आज की जो स्टोरी रहेगी वो कुछ इस संरचना से संबंधित रहेगी। एग्जाम में आपसे एडजस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आएगा वृक्काणु या वृक्कनलिका या नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे। यदि आपने ये टॉपिक समझ लिया, इसके बाद में जो इससे आगे आने वाला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं मूत्र निर्माण, ठीक है, वो आपसे बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। जब तक ये नहीं समझ पाओगे तब तक उसको नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो शुरू करेंगे। देखो ये आप लोग आराम से देखो, सिंपल सी मैंने जब आपको इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वृक्क मतलब सिंपल सी मानव उत्सर्जन पढ़ा था। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किडनी पढ़ते हैं, वो मैंने पूरा पढ़ दिया था। अब किडनी के अंदर क्या होते हैं आपके, ये संरचना होती है जो आपको ये बनी दिख रही है। ठीक, तो क्या है इसके बारे में बात करेंगे आपकी स्टार्टिंग से। देखो है क्या, तो एक ही बात करते हैं आपके नेफ्रॉन की। सामान्यतः ये क्या होता है आपके एक किडनी में, ठीक है, जो आपकी एक किडनी होती है, एक वृक्क होता है, एक वृक्क में लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन, क्या बोलेंगे, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये संरचना, ये पूरी संरचना नेफ्रॉन की है। ठीक, ये पाए जाते हैं नेफ्रॉन को, यानी इनको क्या कहते हैं, एक पॉइंट मैं लिखूंगा, पेन चेंज करूंगा और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। इनको यानी किसको, नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नॉन एज नेफ्रॉन। ठीक, किसे जाना जाता है, तो बोलेंगे नेफ्रॉन को जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं आपके जिसकी संरचना से पहले थोड़ा सा और जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है और क्रियात्मक लिख दी। इनकी लंबाई कितनी होती है उसकी बात करते हैं, इसके बाद में इसका अध्ययन की बात करते हैं। तो ये लंबाई जो होती है इनकी, लंबाई लगभग में ये कितने, 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। 3 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, यानी एक जो नेफ्रॉन होगा, ये पूरी संरचना दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की संरचना पूरी, ये कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, एवं इनके अध्ययन को, इसके अध्ययन को, किसके अध्ययन को, नेफ्रॉन के अध्ययन को, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या याद रखोगे मेरे बेटा, तो याद रखोगे भाई नेफ्रोलॉजी। ठीक, तो ये देखो नेफ्रॉन के बारे में क्या क्या मैंने लिख दिया है। 10 लाख होते हैं, क्रियात्मक इकाई होती है, लंबाई बता दें कितनी, 3 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में अध्ययन की बात कर ली हमने, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, और जो इसका अध्ययन करता है, करने वाले क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जो आपने कहीं कहीं जो डॉक्टर होते हैं किडनी वाले, ठीक है, तो वो लिखते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी सिंपल सी भाग की, यानी इसके भाग कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पर लिखेंगे, मैं पेन यूज करूंगा जिसका नाम है भाई ग्रीन भाग। भाग में पहला भाग, तो पहला भाग क्या दिख रहा है, ये जो संरचना दिख रही है, कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये संरचना का नाम हो जाता है वोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम हो जाएगा वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट।
वोमेन संपुट कहते हैं। ठीक, वोमेन संपुट, ये पूरी संरचना वोमेन संपुट कहलाती है। ठीक, इसके बाद में थोड़ा आगे जाते हैं आप लोग इसमें, तो ये कौन सी होती है, इसका नाम मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसे बोलेंगे PCT। ये होती है समीपस्थ दूरस्थ नलिका। जब यहाँ पे लिखेंगे तब पूरा लिख लेंगे, यहाँ आप समझ लेंगे मैंने PCT लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, समीपस्थ दूरस्थ नलिका। इसके बाद में क्या, एक ये जो नली होती है, ये जो रहती है, ये नीचे आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे, नीचे आना क्या बोलते हैं, अवरोही। ठीक है, ये नीचे आ रही है तो कौन सी हो जाएगी, अवरोही हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसके लिए, अवरोही नलिका। तो इस नलिका का जो नाम हो जाएगा भाई, ये नलिका है, ये रहेगी अवरोही नलिका। अवरोही नलिका। ठीक, इसके बाद में क्या रहता है, ये आगे जाता है, ये ऐसे यू शेप की एक नली बनाते हैं। देखो यहाँ से मोटी थी, फिर ये पतली हुई, फिर ये पतली होकर यहाँ पर जाके फिर वैसी मोटी हो गई। ठीक, तो इस शेप को क्या करते हैं, यहाँ से एक लूप बन जाता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे कहते हैं हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे लड़ा, हेनले का लूप। क्या लिखेंगे बेटा, हेनले का लूप लिख लेंगे। ठीक, क्लियर। इसके बाद में क्या, ये हेनले का लूप है, फिर ये जाता है ऐसे करके। देखो ये जो बनना है ना, मैंने एरो बना दिए हैं पहले से ही। इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ से फिल्टर हो रहा है वो यूं आ रहा है, यूं आते जाते फिर ऐसे करके यूं फिर से चढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की चढ़ रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, आरोही बोलते हैं, डिसेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अवरोही लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे अवरोही। ये है आपका आरोही, सूर्य अवरोही वो हो गया था, ये आरोही नलिका, सॉरी आरोही नलिका। इसके बाद में आरोही नलिका एक बार जाकर के यहाँ से कैसी हो जाती है, फिर से कैसी हो जाएगी, ये आपकी कुंडलित हो जाती है। और इस कुंडलित नलिका को क्या बोला जाता है, इस कुंडलित नलिका का नाम हो जाएगा DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, और इसके बाद में ये दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, ये एक नलिका का भी संरचना में पड़ती है, जिसे बोलते हैं संग्रह नलिका। क्या बोलेंगे मेरे लाल, तो बोलेंगे संग्रह नलिका। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा संग्रह नलिका। ठीक है, क्या नाम होने वाला है, संग्रह नलिका होने वाला है। मैं इसको रेज करूंगा क्योंकि शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। संग्रह नलिका वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, संग्रह कलेक्टिव ट्यूब नलिका। ठीक, ये वाली संरचना है ये पूरी। अब इसमें क्या होता है, एक संग्रह नलिका में क्या होती है, बहुत सारी क्या खुलती है, आपके नेफ्रॉन खुलते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक खुल गई, यहाँ से खुल गई, यहाँ से खुल गई, ऊपर से भी खुल सकती है। ठीक, तो ये मैंने इसकी जगह बना रखी है। एक संग्रह नलिका में कई सारे आपके आकर के ये जो संरचना होती है नेफ्रॉन के, ये खुल सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हो, यहाँ से जो भी आपका यूरिन होगा बनेगा, और यूरिन बन करके इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और इससे ये सारी इकट्ठी होकर कहाँ खुलती है, तो एक मैंने भाग पढ़ाया है आपको किडनी में, जिसे बोलते हैं पेल्विस क्षेत्र, पेल्विस रीजन। ठीक है, तो उसमें जाकर के ये खुल जाती है। पेल्विस कहाँ खुलता है, आपका यूरेटर में खुलता है। यूरेटर कहाँ खुलता है, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, मूत्राशय में खुलता है। ठीक, ये सारी मैं बात कर चुका हूँ आपसे, इससे पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हो सारी चीजें आकर के। ठीक, तो देखो अब मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं, अब मैं इनको एक एक करके भाई क्या करें, इनका पोस्टमार्टम करूंगा। ठीक है, क्या करने वाले हैं, अब करेंगे इनका पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोस्टमार्टम होने वाला है इस कप लाइक स्ट्रक्चर का, जिसे बोलेंगे वोमेन संपुट। क्या लिखेंगे, वोमेन संपुट। ठीक, वोमेन संपुट, वोमेन कैप्सूल। तो इसकी बात करते हैं, तो यह है कप जैसी संरचना होती है, कप जैसी संरचना होती है। ठीक, कैसी होती, कप जैसी संरचना होती है, जिसमें ब्रक धमनी। देखो अब ब्रक धमनी क्या होती है, ब्रक धमनी डायरेक्ट यहाँ नहीं आती है, ब्रक धमनी छोटी छोटी और धमनिकाओं में टूट जाती है।
वृक्क धमनी होती है वो छोटी छोटी और सारी धमनिकाओं में टूट जाती है, जिसे हम अविवाही धमनिका कहते हैं। क्या बोलेंगे? अविवाही, अविवाही धमनिका। ठीक, एक नाम आता है हिंदी में अविवाही धमनिका। कि वृक्क धमनी होती है, जैसे ये मान लो वृक्क धमनी है, यहाँ से आकर के छोटी छोटी धमनी में टूट जाती है, जब इसमें एंट्री करती है तो वहां से क्या रहती है, उसे बोलेंगे अविवाही धमनिका। ठीक, अविवाही धमनिका से, जिसमें अविवाही धमनिका से ऑक्सीजनित, ऑक्सीजन युक्त अशुद्ध रक्त, वो ऑक्सीजन युक्त है लेकिन कैसा है? अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। ठीक, अब यह अविवाही धमनिका होती है, ये छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरी में टूट जाती है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? गुच्छा बन जाता है। इसका नाम हो जाता है किसका गुच्छा? या बोलेंगे इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे इस धमनिका से अनेक केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये ऐसा वाला ये गुच्छा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस को मैं अगले पेन से अलग लिख दूंगा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका ये वाला भाग। किसके बात कर रहा हूं मैं? इसकी बात के अंदर ये पूरा यहाँ तक, इसमें क्या क्या होता है। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद में बात करेंगे आपके ये जो रहते हैं, ये एक किसमें खुलता है? पीसीटी में खुलता है। ठीक है, किसमें खुलेगा? आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, जो मैंने वहां पर लिख रखा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर एक लाइन लिख लूंगा, जगह नहीं रहेगी, चलो तो मिटा ही देंगे इसको। अभी तक जितनी कहानी जो मैंने बात की है, जो आपको सुनाई है इनसे रिलेटेड, वो सारी क्लियर हो गई होगी। डायग्राम की सहायता से आगे बढ़ेंगे। तो अब ये हुआ, इसके बाद में पीसीटी लिखा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरा भाग है, क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाएगा बेटा समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब देखो ये क्या होती है। ये जो संरचना होती है आपकी सिंपल सी, जो आपका वोमेन संपुट होता है, वोमेन, ये पेन आज नहीं चल रहा है, वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल, वोमेन संपुट एक अत्यधिक कुंडलित संरचना में खुलता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। पीसीटी कहते हैं, बोले तो समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे। ठीक, किसमें खुल रहा है आपका? तो ये आपका पीसीटी में खुल रहा है, ये वाला। ठीक, वोमेन संपुट। ठीक, इसके बाद में क्या आएगा? अब जैसे ये नीचे आएगा तो आपके ये जब इससे कहाँ खुल जाएगा? इससे जाकर के ये ऐसे जा करके बड़ी संरचना बना देते हैं, अवरोही नलिका बोलते हैं। और अवरोही नलिका जो क्या है, एक लूप संरचना, जिसे हेलने का लूप बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेलने का लूप बोलेंगे।
तो अगली हेडिंग रहेगी आपकी हेनले का लूप। हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, तो इसमें बात करेंगे पीसीटी। पीसीटी अवरोही नलिका, पीसीटी ये और आगे जाकर के अवरोही नलिका बनकर एक यू आकार की, देखो यू बनना होगा, परफेक्ट यू बना हुआ है, यू आकार, यू आकार की लूप में खुलता है, लूप में खुलती है, लूप में खुलती है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। हेनले का लूप कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हेनले का लूप। ठीक, हेनले का लूप के बाद में आगे जो आती है संरचना, अगली जो आएगी वो जाएगी आपकी आरोही नलिका और फिर जीसीटी। ठीक है, तो मैं अगली हेडिंग डाल लूंगा, आप लोग हेडिंग डालेंगे डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। मैंने वहां पर नहीं लिखा था, यहाँ पर पूरा नाम लिखूंगा इसका, जैसे मैंने वहां पर भी इसको शॉर्ट लिखा क्योंकि वहां पर डायग्राम की जगह चाहिए। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम रहती है, तब ये करना पड़ता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। अब इसमें क्या होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका में क्या होता है, कैसी होती है, ये भी आपकी कैसी है, कुंडलित होती है, दिख रहा होगा आपको। ठीक, कुंडलित नलिका आपको दिख रही होगी। क्या होता है इसमें, तो इसकी हम बात करते हैं आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका की। तो यह क्या होती है आपकी, हेनले का लूप जो होता है, हेनले, देखो स्टार्ट करें जोड़ने का, हेनले का लूप जो होता है वो आरोही धमनी में, आरोही धमनी, हेनले का लूप आरोही धमनिका, सॉरी आरोही नलिका, धमनिका को कोई काम नहीं है यहाँ पर, आरोही नलिका में खुल जाता है। ठीक, यह आरोही नली यानी आरोही, इसकी बात कर रहा हूं, आरोही नलिका, आरोही नलिका पुनः अत्यधिक अत्यधिक कुंडलित होकर अत्यधिक कुंडलित होकर डीसीटी का निर्माण करती है। ठीक है, जिसे क्या बोला, डीसीटी कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये बात सिंपल सी किसकी हो जाती है आपकी, मेरी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर आकर के रुकी हुई है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी ये जो आपको जो नेटवर्क दिख रहा है ना, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है। और अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ से, इसकी बात करते हैं संग्रह नलिका की, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, संग्रह नलिका ऑल्सो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पर लिखेंगे संग्रह नलिका, डालेंगे संग्रह नलिका, क्या लिखेंगे हेडिंग में आप लोग यहाँ पर, संग्रह नलिका। संग्रह नलिका में क्या लिखेंगे हम लोग, संग्रह नलिका में लिखेंगे डीसीटी, मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका एक
संग्रह नलिका में खुलते हैं। संग्रह नलिका में खुलती है। ठीक है, संग्रह नलिका में खुलती है। तो ये जो आपकी डीसीटी होती है वो पानी कहाँ खुल जाती है? जाकर के संग्रह नलिका में। अब हम बात करेंगे इस पूरी संरचना में क्या होता है। देखो यहां से ये मान लो आपकी धमनी है, ठीक, और यहां से जैसे ब्लड इंप्रूव ब्लड होगा वो जाएगा किससे? सिरा से होकर के। ये मान लो सिरा है, ठीक, सुन लो सिरा है। अब क्या हुआ, देखिए सिरा थोड़ी बट जाती है तो सिराओं की छोटी सी ध्वनि बन जाती है। जैसे मैंने इसको लिखा था, यहाँ पर लिखा था मैंने अविवाही धमनी, धमनी का वो काट दी। ऐसे ये होता है अपवाही धमनी का, अपवाही सिरा बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, अपवाही बोल देते हैं इसके लिए। तो इसके बाद में होता है क्या आपका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी होती है, जैसे ये सिरा निकलती है तो निकलने के बाद जाती कहीं, ये क्या करेगी, इस पूरे न्यूफ्रॉन की स्ट्रक्चर के चारों ओर क्या करती है, ऐसे करके एक इसको घेरा बना लेती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और मेंशन करूंगा आपके लिए, तो वो कहाँ पर करूँ, पहले आप इतना देख लीजिए, ये सब लिखा क्लियर हो गया होगा। ठीक, और थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटाऊंगा, उसके बाद में चीजें लिखूंगा। ठीक है, जो क्या करती है डीसीटी एक संग्रहण काम करती है, जो क्या करती है आपके मूत्र का संग्रहण करती है। ठीक है, क्या करेंगे, जो मूत्र का संग्रहण करती है, मूत्र संग्रह करती है। ठीक है, ये थोड़ी देर की स्टोर करेगी और फिर जाकर के ये भी कहाँ खुल जाएगी, जाकर के पेल्विस रीजन में। ठीक, तो ये आप कहानी खत्म हो गई। अब मैं थोड़ा सा उसकी बात करता हूँ, जो ये संरचना बनी हुई है आपकी चारों तरफ से ब्लैक कलर की, मैंने जो पूरे घेर रखा है इसको, तो यहाँ पर होता है क्या आपका, इतना समझेंगे, संपूर्ण नलिका के चारों ओर वृक्क शिरा का घेरा होता है। ठीक है, ये यहां से निकलने वाले पूरे घेरा होता है, जो क्या करता है, होता है जिसमें पुनः, अब ये वर्ड में फिर से पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे मूत्र निर्माण, जो अगला जो वीडियो आएगा वो मिलेगा मूत्र निर्माण का, यूरिन फॉर्मेशन का, तब आपको ये वर्ड फिर से पढ़ना पड़ेगा, पुनः अवशोषण। क्या लिखा है आपने, पुनः अवशोषण। ठीक है, जिसमें पुनः अवशोषण की क्रिया होती है, की क्रिया होती है। ठीक, अब देखो ये जितना था लिखने वाला पार्ट वो खत्म हुआ है। अब थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बेसिक रिवीज जानेंगे इसके डायग्राम से। देखो इसमें होता है क्या, देखो सबसे पहले आपका एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जिसमें क्या होती है कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरी का गुच्छा होता है जिन्हें क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब यहाँ से क्या होती है, यहाँ से एक धमनी निकलती है और वो धमनी बाहर नहीं जाती है, वो क्या करती है, इस नलिका के चारों ओर क्या करती है, ऐसे करके घेरा बना देती है, जो आपको दिख रहा होगा, और पानी जाकर के एक वृक्क शिरा में खुल जाती है, और वृक्क शिरा जो है कहाँ जाएगी, पश्चिमाशिरा में। ठीक है, वहां जाकर के ये मतलब फिर से क्या होता है, आपका हार्ट के पास रक्त तक पहुंच जाता है। ठीक, सिंपल से मीनिंग ये समझिए, यहाँ से क्या हुआ, आपने जो भी ब्लड लिया, ठीक, यहाँ से ब्लड आया, इसके बाद में क्या हुआ, जो फिल्ट्रेशन हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक क्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं, इसके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, प्राण निस्यंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेट्स में आ जाता है। अब इसमें सब कुछ है, ब्लड के पास जितने भी महत्वपूर्ण और जो हानिकारक सब्सटेंस है वो इसने सब एक तरफ से खींच रही है। ठीक, तो अब यहाँ पर आ गए हैं वो, और वो इस प्रकार से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे होते हुए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्हीं नलिकाओं में क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण क्यों होगा, क्योंकि ये ब्लड, क्योंकि इसको ब्लड जो रक्त होता है उसमें कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, जैसे
आवश्यकता से अधिक तो मतलब कोई चीज सही नहीं है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति भी के लिए भी नहीं, मतलब उसमें ना तो कोई आयन बचा हुआ है ना ग्लूकोज बचा हुआ है, ठीक है, सब कुछ खींच लिया है। तो इस वजह से ये नलिका क्या करेगी, इसे चारों ओर घेरा बना लेगी ऐसे करके। अब जैसे जैसे इसमें से जो फिल्ट्रेट होगा वो यहाँ आएगा, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके क्या कहाँ कहाँ चला जाएगा, इसमें रक्त में चला जाता है, ठीक। और बाकी जो बचा हुआ जो मटेरियल रह जाता है वो यूरिन कहलाता है। वो टॉयलेट के रास्ते आपका जैसे यूं जाएगा और यहाँ जाके पेल्विक रीजन में आप टॉयलेट रास्तों से बाहर कर देते हैं, ठीक। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है बेटा किसकी, ये है आपका हेलेका लूप, यानी ये पूरी संरचना बोलते हैं, इसे नेफ्रॉन बोला जाता है, नेफ्रॉन ब्रकार्डू, या हम बोलते हैं इसे ब्रक नलिका, ठीक। इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन आता है यहाँ से कहीं ना कहीं से आपसे, चाहे हेलेका लूप से किसमें होती है। एक बात याद रखना, देखो यहाँ पर तो मैं नेफ्रॉन बोल रहा हूँ, ठीक। आगे आप न्यूरॉन पढ़ोगे, नेफ्रॉन न्यूरॉन में कोई मत होगा, ठीक। न्यूरॉन पढ़ेंगे वो ब्रेन का पार्ट होता है, नर्वस सिस्टम आता है, और ये आपका किसका पार्ट है, किडनी का पार्ट है नेफ्रॉन, ठीक है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र में आता है, ठीक, क्लियर। तो इतनी चीजें आपने यहाँ पर देख ली। अगला वीडियो जो मिलेगा, अगला लेक्चर आएगा, उसमें मैं बात करूंगा आपके यूरिन फॉर्मेशन की, मीन्स मूत्र का निर्माण होता कैसे है। तो एक बार इसको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, ठीक, उस टाइम पर भी। तो बने रहिए मेरे साथ अच्छे से, और उम्मीद ये करता हूँ आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल रह रही होगी। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।